वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं पोर्थोसिल। मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को नाइट पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए उनमें से एक पुलिस वाला टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की की लाश मिलती है जिसे काफी अजीब तरीके से मारा होता है। फिलहाल इस केस की छानबीन करने के लिए इंस्पेक्टर नवीन वहां पर आते हैं, जिन्हें कांस्टेबल बताता है कि इस लड़की को भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जिस तरह 3 दिन पहले उस मजदूर लड़की को मारा गया था। ये बात सुनकर नवीन समझ आता है कि ये कोई सीरियल किलर कर रहा है, जिस कारण ये केस उतना आसान नहीं होने वाला। अगले सीन में हमें प्रकाश को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा डरपोक है, और हैरत की बात तो यह है कि वो डीएसपी है जिसका आज एक पुलिस के तौर पर पहला ही दिन है उसके घर में, इसलिए सभी काफी खुश होते हैं कि ये पहले दिन ड्यूटी पे चला गया है। फिर प्रकाश सीधा एडीजीपी को जाकर रिपोर्ट करता है, जो कि उससे कहते हैं कि मैंने तुमको एसपी लोकनाथन के साथ लगा दिया है, उनसे तुमको एक मेंटर के तौर पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वो प्रकाश से बताते हैं कि लोकनाथन के साथ काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी नजर में वो सबसे बेस्ट ऑफिसर है। उनकी बात सुनने के बाद प्रकाश सीधा लोकनाथन के पास जाता है, लेकिन लोकनाथन को जब पता चलता है कि उसे प्रकाश को अपने साथ रखना होगा तो वो सीधा एडीजीपी से बात करने के लिए जाता है। वो प्रकाश या किसी को भी अपने साथ नहीं रखना चाहता, जिस पर एडीजीपी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो कुछ ही महीनों की बात है, उसे तुम्हारे नीचे काम करना सीखना ही होगा, फिर उसके बाद मैं उसे खुद ही हटा दूंगा। अब उनकी ये बात सुनकर लोकनाथन मान जाता है। इसी दौरान एडीजीपी लोकनाथन और प्रकाश को तुरंत त्रिची रवाना होने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। इसलिए लोकनाथन प्रकाश को 2 घंटे बाद एयरपोर्ट में मिलने के लिए बोलता है। दरअसल ये वही लड़कियों के खून वाला केस है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब एयरपोर्ट में प्रकाश की मुलाकात वीना से होती है, जो प्रकाश और लोकनाथन के साथ टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर जाने वाली है। इधर ट्रिची में जब इंस्पेक्टर नवीन को ये पता चलता है कि उन्हें ये केस एसपी लोकनाथन को हैंड ओवर करना होगा, तो वो इस बात को अपने सीनियर से बोलता है कि हम इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं। दरअसल यहाँ नवीन इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जिस केस को वो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, अगर उसे लोकनाथन ने सॉल्व कर दिया तो उसकी काफी बदनामी होगी। मगर ऊपर से ऑर्डर होते हैं तो ये केस लोकनाथन को उसको सौंपना ही पड़ता है। फिर लोकनाथन नवीन से इस केस की डिटेल्स बताने के लिए बोलता है, जिस पर वो बताना शुरू करता है कि पिछले 4 दिनों में 2 लड़कियों को मारा गया है, एक कल और एक इसके 3 दिन पहले। बाकी बात करें पहली लड़की की तो वो एक मजदूर थी, और जिस लड़की की मौत कल हुई वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट की बेटी थी। यही वजह है कि ये केस आपको दिया गया है। केस की डिटेल्स जानने के बाद लोकनाथन प्रकाश और वीना के साथ मॉर्चरी यानी कि मुर्दा घर में जाता है, जहाँ वो उस लड़की की लाश को देखता है। साथ ही उसे डॉक्टर बताते हैं कि खूनी ने लड़की के बाल को खींचकर उसके हाथों को बांधा था। साथ ही उसने लड़की का गला घोंटने के लिए एक स्टील वायर का इस्तेमाल किया है, जिसका फोर्स इतना तेज था कि गले में चाकू जैसा घाव बन गया है। साथ ही लड़की के गले पर ये पीछे से वार नहीं बल्कि सामने से किया गया है। यहाँ ये सब कुछ जानने के बाद लोकनाथन प्रकाश को अंदर बुलाता है ताकि वो भी कुछ सीख सके। प्रकाश तो पहली बार ऐसी लाश को देख रहा होता है, इसलिए उसे उल्टी आ जाती है। ये देखकर लोकनाथन उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम चाहो तो जा सकते हो। फिलहाल आज तो प्रकाश को जाने का इरादा नहीं है, इसलिए वो लोकनाथन और वीना के साथ होटल आ जाता है, जहाँ लोकनाथन देखता है कि प्रकाश किताबें वगैरह काफी ज्यादा पढ़ता है, जिस बात को फिर से प्रकाश को ताना मारता है। और लोकनाथन का ये रोखापन प्रकाश को बिल्कुल सही नहीं लगता, इसलिए वो कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ लिफ्ट के पास उसको वीना मिलती है। वो वीना के साथ छत पे जाकर उसे बताता है कि मैं ट्रेनिंग के दिनों में गोल्ड मेडलिस्ट था, और सर मुझसे पता नहीं क्यों इतनी बुरी तरह पेश आते हैं, उन्हें मुझसे न जाने क्या प्रॉब्लम है। इस पर वीना कहती है कि वो ऐसे ही हैं, मैं पहले भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ, और रही बात तुम्हें रिस्पेक्ट न देने की, तो तुम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। यहाँ वीना की बातों से प्रकाश अपना वापस जाने का इरादा बदल देता है और रुककर इस केस पर काम करने का फैसला करता है। यही बात वो अगली सुबह लोकनाथन से भी कहता है। फिर लोकनाथन भी उसे कुछ नहीं कहता और अपने साथ प्रकाश को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ उस लड़की की लाश पुलिस को मिली थी। लोकनाथन प्रकाश से कहता है कि कभी कभी हमें जब कोई सबूत नहीं मिलते तो खूनी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो प्रकाश को उसी तरह बैठ जाने के लिए कहता है जैसे कि उन लड़कियों को खूनी ने बैठाया होगा। वो प्रकाश को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता है कि खूनी लड़कियों के बाल को उनके हाथों से सिले बांध देता है ताकि वो सीधा खूनी की आंखों में देख सके, और इस पोजीशन में जब कोई बैठा होता है तो सामने वाला उसे थोड़ा ज्यादा बड़ा और पावरफुल लगता है, मतलब कि खूनी अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है और उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बाकी वो इस खून को लड़कियों की आंखों में देखकर इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसका उनसे कोई संबंध नहीं था, पर वो सभी खूनी को कुछ ऐसी याद दिलाती थी जिससे वो बहुत नफरत करता था। साथ ही वो इन्हें इस तरह जंगल में लाकर मारकर इसलिए छोड़ देता है ताकि वो लाश को सड़ने के लिए छोड़ सके और पुलिस को ये मैसेज दे सके कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने
ये खून काफी सोच समझ कर किया है। अब जब लोकनाथन प्रकाश को ये सब कुछ बता ही रहा होता है, तभी उन्हें पता चलता है कि उनको पास ही में एक और लड़की की लाश मिली है, जिसे दोनों तुरंत देखने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ क्योंकि अभी डॉक्टर नहीं आया होता है, तो लड़की की मौत कितने बजे हुई इसका पता नहीं होता, जिस पर प्रकाश उस लाश के कान में थर्मामीटर डालकर ब्रेन का टेम्परेचर चेक करता है। दरअसल जब किसी की भी मौत होती है तो उसकी ब्रेन का नॉर्मल टेम्परेचर करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हर घंटे के हिसाब से लगभग 1 डिग्री गिरता रहता है। तो इससे प्रकाश को समझ में आ जाता है कि उस लड़की की मौत पिछली रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास हुई है। प्रकाश लोकनाथन से बताता है कि ये सब कुछ मैंने किताब में ही पढ़ा था। जिस चीज को देखकर लोकनाथन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो प्रकाश से कहता है कि मैं कमिश्नर से मिलने जा रहा हूँ, तब तक तुम इस केस की छानबीन करो। प्रकाश को पता चल जाता है कि जिस लड़की की मौत हुई है वो एक एनजीओ में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती थी, इसलिए वो उस एनजीओ में जाकर छानबीन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि इस लड़की के जाते वक्त स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए वो पास ही के मैकेनिक की दुकान पर उसे बनवाने के लिए गई। वहां पहुंचने पर जब एक कार बैक कर रही होती है, उसके पीछे उस लड़की की स्कूटी खड़ी थी, जिसे देखकर प्रकाश उस शॉप के मालिक से पूछताछ करता है, तो वो बताता है कि मैम तो यहाँ पर स्कूटी बनाने के लिए देकर चली गई थी। इधर लोकनाथन अगला खून होने से पहले खूनी को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो कमिश्नर से पुलिस फोर्स की डिमांड करता है ताकि अगले दिन की रात वो खूनी को पकड़ पाए। लोकनाथन कमिश्नर से कहता है कि खूनी के खून करने का पैटर्न देखा जाए तो वो हर तीसरे दिन एक खून करता है, तो इस हिसाब से देखें तो वो कल रात को शिकार पे निकलेगा। लोकनाथन सभी पुलिस वालों को सादे कपड़े में रहने के लिए बोल देता है। साथ ही वो वीना से कहता है कि उस रात जितनी भी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट थी वो सीधा तुम मुझे बताओ। बाकी पुलिस वाले आसपास के एरिया में फैल जाते हैं। तभी वीना लोकनाथन को बताती है कि एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट अभी अभी की गई है। अब जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी उसी के आसपास गन्ने का खेत होता है, इसलिए पुलिस वाले उस गन्ने के खेत में खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश थोड़ा डरा हुआ है। इसी दौरान वीना लोकनाथन को कॉल करके बताती है कि वो लड़की मिल गई है सर। इस बात को सुनकर लोकनाथन सभी को रोक देता है। तभी उन्हें रेडियो से पता चलता है कि एक और लड़की की लाश मिली है। जहाँ पहुंचकर जब लोकनाथन और प्रकाश देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लड़की असल में उन्हीं के साथ काम कर रहे एक कांस्टेबल की बेटी थी, जिसे उस खूनी ने बिल्कुल उसी तरह मारा होता है जिस तरह बाकियों को मारा था। अब यहाँ प्रकाश लोकनाथन से सवाल करता है कि सर आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस आपने कभी देखा है? तभी लोकनाथन के दिमाग में एक बात आती है। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं कि जो खून हमने देखा है खूनी ने वहीं से अपने खून का खेल शुरू किया हो सकता है कि उसने पहले भी कई लोगों को मारा हो जिसमें उसने कुछ सबूत छोड़ दिए हो, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के इतनी साफ सफाई से खून करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब प्रकाश लोकनाथन और वीना मिलकर पिछले 10 साल के अंदर हुए सभी उन फाइल्स की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं जिनमें लड़कियों को गला घोटकर मारा गया हो। सारी फाइल्स खंगालने के बाद भी उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे उस खूनी पर शक हो जाए। यहाँ प्रकाश बताता है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ज्यादातर कोई भी साइकोपाथ जब पकड़ा नहीं जाता तो वो 20-30 सालों के बाद फिर से वही सब कुछ करने लगता है। इसका रीजन यह है कि इन 20-30 सालों में उसे कोई इंसान या उसे ऐसी कोई चीज मिल गई हो जो उसे बिल्कुल वैसे ही खुशी देने लगी जैसे कि वो खून करते वक्त महसूस करता हो, और जब वो चीज उससे दूर हो गई तो उसने दोबारा से ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। इस बात को सुनकर लोकनाथन अब प्रकाश को पिछले 20-30 साल के अंदर हुए ऐसे सारे केसेस ढूंढने के लिए कहता है, जिनमें से काफी ढूंढने के बाद प्रकाश को एक केस मिल ही जाता है। और वो जब और खोजता है तो उसे 1973 से 1979 के बीच के करीब ऐसे 9 केसेस की फाइल मिलती है जिन्हें इसी तरह से मारा गया था। साथ ही ये सभी केसेस अलग अलग जगहों पर हुए हैं, मगर इन सभी केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जॉन नाम का एक आदमी था। फिर प्रकाश सभी बात लोकनाथन को बताता है तो वो प्रकाश को इन फाइल्स को और अच्छे से स्टडी करने के लिए कहता है ताकि उन्हें और कुछ अच्छे सुराग मिल सके, और वो खुद जॉन के घर उससे मिलने के लिए जाता है। जहाँ पहुंचने पर लोकनाथन की मुलाकात जॉन के बेटे कैनेडी से होती है, जिसे लोकनाथन ने ये नहीं बताया कि वो पुलिस वाला है, बल्कि वो खुद को एक बिजनेसमैन बताता है। वो कहता है कि जॉन ने कभी मेरी काफी मदद की थी, इसलिए जब मैं दुबई से इंडिया आया तो उनसे मिलने चला आया। कैनेडी लोकनाथन से बताता है कि जॉन की मौत कई साल पहले हार्ट अटैक से हो गई थी, और फिर जब लोकनाथन उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मेरा एक बेटा है जो दिल्ली में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, साथ ही मेरी बीवी की भी मौत हो चुकी है। और पूछताछ करने पर लोकनाथन को पता चलता है कि कैनेडी की शादी 1979 में हुई थी, यानी कि 31 साल पहले, जिससे हम समझ पाते हैं कि इस मूवी में हमें 2010 से 11 का
समय दिखाया गया है और शायद इस शादी की वजह से कैनेडी ने ये खून करने बंद कर दिए थे। साथ ही लोकनाथन ये भी नोटिस करता है कि कैनेडी को हर चीज एकदम साफ और परफेक्ट तरीके से रखने की आदत है। अगर किसी भी चीज को लोकनाथन छूता है तो वो उसको साफ करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश को फाइल देखने के दौरान मरने वालों की गर्दन पर एक चोट का निशान दिखता है, जिसके बारे में वो डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये हेमोटोमा मसल है। वो कहते हैं कि हमारी बॉडी कई ऐसे प्रेशर पॉइंट्स पर होती है जिन्हें दबाने से बॉडी में काफी बदलाव आता है। इस तरह गर्दन के इस मसल में एक खास जगह ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर तेजी से मारा जाए तो आदमी तो बेहोश भी हो सकता है। अब आज के जमाने में ये सब इंटरनेट के जरिए किसी को पता चल जाता है, पर 30 साल पहले ये सब जानने के लिए किसी को किताबें पढ़ने की जरूरत थी। इसलिए जल्दी से प्रकाश डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जाता है, जहां उसे वाइटल प्रेशर पॉइंट्स ऑफ बॉडी नाम की एक बुक मिलती है। और जब वो उस बुक का नाम पुराने रजिस्टर में चेक करता है तो उसमें प्रकाश को कैनेडी का नाम मिलता है। वो तुरंत लोकनाथन को फोन करके ये बता देता है। तो लोकनाथन उससे कहता है कि मुझे भी उसी पर शक है, तो हमें हमारा पहला सस्पेक्ट मिल गया है। अब जरूरत है तो सबूत ढूंढने की, ताकि ये साबित हो जाए कि ये सभी खून कैनेडी ने किए हैं। अब क्योंकि प्रकाश को देखकर तो ये लगता नहीं कि वो पुलिस वाला है, इसलिए लोकनाथन उसे कैनेडी के अगल बगल वाले घर में किराए पर रहने के लिए कह देता है। साथ ही वो पेट्रोलिंग टीम के साथ उसके घर के आसपास तैनात हो जाता है, ताकि जब भी वो कहीं जाए तो प्रकाश उसके घर की तलाशी ले सके और लोकनाथन उसका पीछा करके अगला खून करने से उसको रोक पाए। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब प्रकाश देखता है कि कैनेडी कहीं जा रहा है, इसलिए वो तुरंत इस बारे में लोकनाथन को इन्फॉर्म करता है। फिर लोकनाथन पेट्रोलिंग टीम से उसका पीछा करने के लिए कहता है, पर उनकी गाड़ी ऐन वक्त पर स्टार्ट नहीं होती। अब ये नहीं पता होता कि कैनेडी आखिर गया कहाँ है और वो कब तक लौट कर आएगा। इसलिए लोकनाथन प्रकाश को कैनेडी के घर की तलाशी लेने के लिए फिलहाल रोक देता है। बाकी बात की जाए कैनेडी की, तो उसकी गाड़ी एक पुलिस वालों को रेलवे क्रॉसिंग के पास दिखती है, जिनसे लोकनाथन कैनेडी के पास जाकर पूछताछ करने के लिए कहता है और कहता है कि जो मैं तुमसे कहूँ वही तुम मुझसे पूछना। पुलिस वालों के पूछने पर कैनेडी बताता है कि मैं तो फिल्म देखने के लिए गया था। साथ ही वो कैनेडी की कार को अच्छे से चेक करता है और उससे फिल्म की स्टोरी के बारे में डिस्कशन करता है। यहाँ उसे कैनेडी की बातों से तो यही लगता है कि उसने फिल्म देखी है, क्योंकि उसके पास मूवी की टिकट भी है और स्टोरी भी पता है। मगर लोकनाथन का मानना होता है कि हो सकता है कि कैनेडी ये टिकट सिर्फ दिखाने के लिए ही खरीदी हो और वो मूवी पहले ही देख चुका हो, इसलिए अब वो आगे से कैनेडी का पीछा करने का फैसला करता है। साथ ही वो प्रकाश से कैनेडी के घर में घुसकर तलाशी लेने के लिए बोलता है। इधर जब प्रकाश तलाशी ले रहा होता है तभी लोकनाथन उससे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो घर की तरफ आ रहा होता है। प्रकाश जल्दी से सभी सामान पहले जैसा रखता है, जिस दौरान उसको एक कमरा दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ है, पर तभी वहां पर कैनेडी आ जाता है। लेकिन प्रकाश दरवाजे के पीछे छिप जाता है और वो कैनेडी की नजर में आए बिना फुर्ती से बाहर भाग जाता है। जिसके बाद अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि पिछली रात एक और लड़की का खून सेम उसी तरह से हो गया है और अचानक से खबर आती है कि खूनी को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। जिस बात को सुनकर प्रकाश और लोकनाथन दोनों ही हैरान होते हैं। बाकी इन्हें वीना बताती है कि खूनी को थाने से थोड़ी दूरी पकड़ा गया है, जो कि इस औरत के गहने चोरी करके भाग रहा था। लेकिन इस पर प्रकाश का कहना होता है कि हो सकता है कि उसने लाश पर गहने देखे और उसको चुरा लिया हो, पर उसे किसी और ने मारा हो। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि जो गहने के साथ पकड़ा गया है उसने ये कबूल कर लिया है कि उसने सारे खून किए हैं। इस पर लोकनाथन कहता है कि वो पकड़ा तो गया है, लेकिन शायद वो जिंदा कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल ये सब इंस्पेक्टर नवीन का किया धरा होता है। जब पुलिस वालों ने गहनों के साथ उस आदमी को पकड़ा था तो उन्होंने उसको बहुत मारा और सारे खून का इल्जाम जबरदस्ती कबूल करवाया, ताकि वो दिखा सकें कि वो कितने लायक हैं। और उसके ये करने से लोकनाथन और प्रकाश के हाथ से ये केस निकल जाता है। साथ ही उन्हें वापस चेन्नई लौटने के लिए बोला जाता है। अगले दिन जैसा लोकनाथन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। खबर आती है कि जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा था उसने कोर्ट जाने के पहले अपनी जान खुद ले ली। मतलब इसमें भी नवीन का हाथ होता है। खैर प्रकाश इस केस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, फिर चाहे उसकी नौकरी क्यों न चली जाए। उसका ये जज्बा देख लोकनाथन उससे कहता है कि कायर वो होता है जो डर के भाग जाए, और जो डरने के बाद भी वहीं धरा रहे उसे बहादुर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम कभी अपने आप को कायर ना समझो। मैं इस बारे में एडीजीपी से बात कर लूंगा। इसके बाद रात के समय दोनों कैनेडी का पीछा करते हुए एक ग्रोसरी स्टोर तक जाते हैं, जहां लोकनाथन प्रकाश को सामान लेने के बहाने स्टोर के अंदर जाकर उस पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद वो कार के बाहर ही रुकता है। अब क्योंकि कैनेडी ने प्रकाश को शिफ्ट होते हुए देख लिया था, तो वो जब उसे स्टोर में देखता है तो उसे जबरदस्ती अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। अब प्रकाश को कैनेडी के साथ जाते हुए देख लोकनाथन उसका पीछा करता है। घर पहुंचकर कैनेडी प्रकाश को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, फिर वो डिनर की तैयारी में लगता है। अब मौका देखकर प्रकाश टॉयलेट के बहाने जाकर कैनेडी के उस कमरे को चेक करने के लिए जाता है जिसे वो उस
उस दिन देख कर आया था। यहाँ उसको एक फोटो फ्रेम के पीछे एक औरत की लाश की फोटोग्राफ मिलती है जिसे कैनेडी ने कभी मारा था। वो इस बारे में जैसे ही लोगनाथन को कॉल करके बताने लगता है, वैसे ही उसके पीछे कैनेडी आकर खड़ा हो जाता है और वो प्रकाश को मार के बांध देता है। तभी डोरबेल बजती है और कैनेडी जाकर देखता है तो वहां पर लोगनाथन होता है, जो कि बंदूक की नोक पर कैनेडी को लेकर अंदर आता है। तो उसे वहां पर प्रकाश बंधा हुआ मिलता है। फिर हम प्रकाश को कैनेडी के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए देखते हैं। इसके बाद लोगनाथन कैनेडी से पूछता है कि तुमने ये सारे खून क्यों किए और कैसे किए, जिस पर कैनेडी बताता है कि बचपन में मेरे पिता जॉन मुझे हमेशा पीटा करते थे। जब भी कोई काम ठीक से नहीं होता या उसमें कोई गलती होती तो वो मुझे बहुत बुरी तरह मारते। मेरा हर दिन इसी तरह बीतता था, इसलिए मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। लेकिन एक दिन कैनेडी को उसकी टीचर ने बीड़ी फूंकते हुए देख लिया और ये बात वो उसके पिता को बताने वाली थी, जिसके लिए कैनेडी ने उनसे कई बार माफी मांगी, कई बार कहा कि प्लीज पापा को मत बताइए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए कैनेडी ने एक पत्थर उनके सर पे दे मारा और इससे उनकी मौत हो गई। ये कैनेडी का पहला खून था। फिर कैनेडी ने देखा कि उसके पिता इस केस की वजह से बहुत बिजी और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हैं, जिस कारण कई दिनों तक उन्होंने कैनेडी को नहीं मारा और साथ ही कैनेडी पर किसी को भी शक नहीं गया, क्योंकि उनका कैनेडी से कोई रिश्ता था ही नहीं। इसलिए ये केस क्लोज करना पड़ा और दोबारा से कैनेडी को जॉन ने मारना शुरू कर दिया था। इसलिए उनसे बचने के लिए कैनेडी ने कई और रैंडम औरतों के खून किए और समय के साथ वो इस काम में और भी बड़ा होता गया और भी माहिर होता गया। उसने किताबों को पढ़कर अक्सर प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जाना और अब वो और भी सफाई के साथ खून करने लगा। जिस दौरान जॉन ने कई ट्रांसफर किए, पर कैनेडी जहां जाता वहां खून ही करता। फिर एक दिन जब उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई तो कैनेडी ने ये खून करने भी बंद कर दिए, लेकिन आज भी उसे इस बात का पछतावा है। कैनेडी यहाँ लोगनाथन से कहता है कि आप मुझे मार दो और कोशिश करना कि मेरी मौत एक्सीडेंट लगे ताकि मेरे बेटे को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। यहाँ प्रकाश को लोगनाथन की एक बात याद आती है कि जो भी ये खून कर रहा है उससे इसको कोई पछतावा ही नहीं है। मतलब कि अभी के वक्त में जो खून हो रहे हैं उन्हें कैनेडी नहीं कोई और कर रहा है। ये बात सुनकर कैनेडी उनसे कहता है कि मुझे लगा कि वो पकड़ा गया और उसने अपनी जान ले ली, यही वजह थी कि मैं आज बहुत खुश था। अब लोगनाथन कैनेडी को मारते हुए पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर कैनेडी कहता है कि जब मैं 2 महीने पहले अपने बेटे से मिलकर वापस घर लौटा तो वहाँ वो आदमी मौजूद था। उसने मुझे मेरी आंख पर पट्टी लगा दी और मुझसे कहने लगा कि तुमने कई साल पहले मेरे यहाँ पर काम करने वाली मेड की जान ली थी। कैनेडी आगे कहता है कि और इससे मैं समझ गया कि वो मेरा पहला शिकार तो नहीं थी, साथ ही मैं अब तक पकड़ा नहीं गया तो उसे मेरी सारी टेक्निक सीखनी थी। वो आदमी अब तक इसलिए शांत रहा क्योंकि अब उसे ये करने की जरूरत महसूस हुई। वो किसी से अपना बदला लेना चाहता है। वो आगे कहता है कि जो जो वो आदमी पूछता गया मैं उसे बताता गया। फिर उसने अचानक से लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे देखा तो नहीं पर उसकी आवाज सुनी है। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वो एक शैतान है। कैनेडी यहाँ जिक्र करता है कि मैंने उस दिन उसकी कार देखी थी जिसमें से रिवर्स गियर की साउंड किसी बच्चे की टॉय गन की साउंड की तरह थी। यहाँ कैनेडी दोनों को बाहर धक्का देकर खुद को सिलेंडर ब्लास्ट करके मार डालता है ताकि ये एक्सीडेंट लगे और उसके इंश्योरेंस का पैसा उसके बेटे को मिल जाए। प्रकाश लोगनाथन से बताता है कि पास ही के गैरेज में मैंने ऐसी आवाज वाली एक कार देखी है जिसे उसने तब देखा था जब वो उस एनजीओ वाली लड़की की पूछताछ करने के लिए वहां पर गया था। इसके साथ ही हमें सुनील को दिखाया जाता है जो कि उसी एनजीओ में काम करता है और यही है खूनी। दरअसल सुनील की बीवी हमेशा उसे ताने दिया करती थी क्योंकि वो ना तो ज्यादा कमाता था और ना ही वो उसको सेटिस्फाई कर पाता था। इसलिए उसकी बीवी सुनील की मौजूदगी में एक जवान लड़की के साथ सोती थी जिसके साथ वो बाद में भाग गई। और जब भी सुनील को उस पर गुस्सा आता तो वो कहती है कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो सीधा पुलिस थाने लेके जाऊंगी, मेरा जो मन करे मैं वो करूंगी। और इसी बात का सुनील के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा और जब उसकी बीवी भाग गई तो उसने रैंडम लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। ये करके वो अपनी बीवी का बदला ले रहा होता है। दूसरी तरफ उस कार के मालिक का पता करने के लिए प्रकाश लोगनाथन के साथ उसी मैकेनिक शॉप पर जाता है जो कि उन्हें सुनील के घर तक पहुंचा देता है, पर वहां पर सुनील होता ही नहीं। यहाँ दोनों को उन सभी के फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिन्हें सुनील ने मारा होता है। साथ ही एक कॉफी शॉप का बिल भी मिलता है। इसलिए दोनों उस कॉफी शॉप में चले जाते हैं। जहाँ रास्ते में प्रकाश को याद आता है कि सुनील के यहाँ जो लड़कियों की फोटोज मिली है उसमें उनके गालों पर डिम्पल है और क्योंकि उसने उन्हें मरने के बाद देखा तो डिम्पल तो गायब थे। साथ ही सुनील की बीवी के गालों पर भी डिम्पल पड़ते थे, इसलिए वो उन्हीं लड़कियों को मारता है जिनके गालों पे डिम्पल है। कॉफी शॉप में पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि सुनील यहाँ लगातार पिछले 2 दिनों से आ रहा है और वो अक्सर बैठकर बाहर देखा करता है। वहां से बाहर देखने पर लोगनाथन को एक पोस्टर दिखता है जिसमें एक फीमेल सिंगर की फोटो होती है और क्योंकि वो सामने के होटल में रुकी है इसलिए लोगनाथन जल्दी से उसके पास जाता है, जो लोगनाथन को बताती है कि वो खूनी मुझे 2-3 दिन से कैसे स्टॉक कर सकता है।
है क्योंकि मैं तो आज सुबह यहाँ पर आई हूँ। इधर प्रकाश को कुछ शक होता है और वो कॉफी की उस टेबल पर फिर से बैठ कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे वहाँ होटल की छत भी दिख रही है जहाँ प्रकाश ठहरा हुआ था। दरअसल जब प्रकाश और वीना उस दिन बातें कर रहे थे उसी दौरान सुनील ने वीना को हंसते हुए देखा था जिसके गालों पर भी डिंपल पड़ते हैं। इधर वीना के दरवाजे पर सुनील पहुंच जाता है जो कि जैसे ही दरवाजा खटखटाता है अचानक से सांस फूलने लगती है और वो कहता है कि मेरा इनहेलर मेरी कार में है, प्लीज मुझे वो लाकर दे दो। अब वीना बिना सोचे समझे कार से इनहेलर लेकर दे देती है। जिसी बीच उसे प्रकाश की कॉल आती है जिसे उठाते ही वो वीना से बताता है कि उस खूनी का अगला टारगेट तुम हो। इससे पहले वीना कुछ समझ पाती सुनील उसके गले पे मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिस दौरान प्रकाश दौड़कर उसका पीछा करता है और इसी बीच लोकनाथन वहां पर पहुंचता है। उसे प्रकाश बताता है कि वीना को सुनील ने उठा लिया है, इसलिए वो जल्दी से उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं जो कि एक सुनसान अंधेरे जंगल में जाकर कहीं गायब हो जाती है। इधर सुनील वीना को टॉर्चर कर रहा होता है तभी वहां पर प्रकाश पहुंचता है। वो देखता है कि वीना बंदी पड़ी हुई है और उसको देखकर वो वीना को खोलने के लिए जाता है, जिस दौरान सुनील पीछे से लोकनाथन को मार के बेहोश कर देता है। जो जैसे ही प्रकाश को देखता है तो लोकनाथन के पास जाता है मगर अब वीना गायब हो चुकी है जिसे प्रकाश ढूंढने लगता है और अचानक से सुनील प्रकाश पे हमला कर देता है जिससे उसकी गन गिरती है और वो सुनील के हाथ लग जाती है। फिर वो प्रकाश की तरफ फायर करता है मगर उसका निशाना चूकता है। सुनील फिर से ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है लेकिन गन जाम हो जाती है। अब ये देखकर प्रकाश सुनील को पत्थर फेंक कर मारता है और बताता है कि जब गन ऐसे फंस जाती है तो उसे स्टॉप पाइप माल फंक्शन कहते हैं। अब सुनील गन फेंक कर उसको मारने की कोशिश करता है पर प्रकाश गन को हवा में पकड़ लेता है और तुरंत उस जाम गन को ठीक करके सुनील को दिखाता है। उसके पैर कांप रहे होते हैं। ये चीज नोटिस करके सुनील बिना डरे उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ ना चाहते हुए भी प्रकाश उस पर शूट कर देता है जो गोली सीधा जाकर सुनील की आंख में लगती है और वो मर जाता है। इसके बाद हम तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जिन्हें कुछ खास चोट नहीं आई होती। यहाँ लोकनाथन प्रकाश से तुरंत सामान को पैक करने के लिए और निकलने के लिए कहता है, जिसका ऑर्डर को मानते हुए प्रकाश बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी प्रकाश एक बच्चे को बाहर बैठे हुए देखता है क्योंकि उसके माँ बाप आपस में लड़ रहे होते हैं। वो अक्सर इस बच्चे को ऐसे ही उदास देखता था, इसलिए वो उस बच्चे को अपना म्यूजिक प्लेयर देता है ताकि जब भी ऐसा हो तो इसे वो अपने कानों में लगा ले और एंजॉय करे। फिर वो बच्चे के माँ बाप को जाकर समझाता है कि उनके इस लड़ाई झगड़े की वजह से उनके बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, जिस पर उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को संभालने के लिए उसके पास जाती है। ये देखकर लोकनाथन प्रकाश से सवाल करता है कि तुमने अंदर जाकर उनसे क्या बोला। जवाब में प्रकाश कहता है कि मैंने बस उनसे कहा कि अगर वो अच्छी परवरिश देंगे तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। दरअसल प्रकाश का मानना होता है कि कुछ लोग अपराधी शायद इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्हें वो परवरिश नहीं मिलती जिनकी उनको जरूरत होती है। अगर समाज, लोग और सिस्टम सभी से ठीक से पेश आए तो शायद ये अपराध होगा। लोकनाथन यहाँ प्रकाश से बताता है कि हमें एक नए केस मिला है जिसमें तुम मेरे साथ काम करोगे। ये सुनकर प्रकाश काफी खुश होता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।